हैं और समय आने पर हम उसे जो है जगह जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर की भी एक मेमोरी होती है, एक जगह होती है जहाँ पर कंप्यूटर में सभी प्रोग्राम, डाटा, फाइल स्टोर करके रखे जाते हैं और समय आने पर हम लोग जो है डायरेक्ट इन मेमोरी में से इसे जो है यूज कर सकते हैं, यानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर मेमोरी क्या है। और ये जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है ये कई यूनिट में बटी होती है, जैसे कि बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ऐसे ऐसे कई सारे बाइटों में बटी होती है। लेकिन सबसे छोटे यूनिट की बात करें तो वो बाइट होती है। अब बात करते हैं मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंप्यूटर की मेमोरी सिर्फ दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत भी बहुत सारी मेमोरी आती हैं और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत भी बहुत सारी मेमोरी के प्रकार आते हैं। तो हम लोग जो है बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी आखिर क्या है और इसके अंदर कौन कौन से प्रकार आते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है और इसके अंदर कौन कौन से प्रकार आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो इस मेमोरी को मेन मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है और ये दो प्रकार की होती है। और वो दोनों प्रकार की अगर दोस्तों बात करें तो पहला प्रकार है रैम और दूसरा प्रकार है रोम। तो चलिए अब हम लोग जो है रैम क्या है और रोम क्या है इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रैम के बारे में। तो रैम का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस फुल फॉर्म को आप नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षाओं में रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसको कंप्यूटर की मुख्य या मेन मेमोरी कहा जाता है। यह अस्थायी मेमोरी होती है, अर्थात इसमें स्टोर किया गया डाटा कंप्यूटर बंद होने पर डिलीट हो जाता है, जिसका जो है पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब हम अपने कंप्यूटर में कुछ भी काम करते हैं ना, जब तक उसे सेव नहीं करते हैं तब तक वो हमारे रैम में होता है। अगर हम उसे सेव नहीं करेंगे, इस बीच में अगर बिजली कट हो जाती है और हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो जो रैम में रखा हुआ डाटा होगा ना, तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, क्योंकि हमने जो है उसे सेव नहीं किया था, यानी उसे स्थायी मेमोरी में नहीं डाला था। और आपको मैंने बताया है कि रैम जो है अस्थायी मेमोरी है। जब डाटा हमारा अस्थायी मेमोरी में रहेगा तो ऑब्वियसली बात है, जब कंप्यूटर या फिर लैपटॉप हमारा शट डाउन या फिर बंद हो जाएगा तो जो हमारे अस्थायी मेमोरी में डाटा है वो ऑटोमेटिक जो है डिलीट हो जाता है, जिसको हम दोबारा से नहीं पा सकते हैं। दोस्तों, डाटा डिलीट होने की वजह से ही इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब यह है कि जैसे ही बिजली गुल होगी ये जो डाटा है डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि आखिर रैम क्या है। और दोस्तों, रैम भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। चलिए बारी बारी से इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एस रैम के बारे में। तो इसका पूरा नाम यानी फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यह फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, इसलिए ये कम रिफ्रेश होती है। और बात करें अगर डी रैम के, तो इसका पूरा नाम यानी फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है इसका फुल फॉर्म, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। यह मेमोरी जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या डिस्चार्ज से होता है। यह एक सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि रिफ्रेश का एक्चुअल मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, जब हम नॉर्मली कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो उस समय एस रैम मेमोरी काम करती है और कम रिफ्रेश होती है। लेकिन जब हम इंटरनेट पे कोई ब्राउज़र या फिर लाइव मैच और इसका अपडेट देख रहे होते हैं तो उस समय जो है डी रैम काम करती है। काम कैसे करती है, ये रिफ्रेश होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई मैच आ रहा है, ठीक है, उसमें जो स्कोर बताए जा रहे हैं, जो रन बताए जा रहे हैं, जो लोग बॉलिंग करते हैं, उसमें बताया गया कि इतने बॉल फेंक दिए गए हैं, अभी इतने बॉल बाकी हैं। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो जस्ट सेकंड में, बस सेकंड नहीं लगते, यहाँ पर अपडेट होता रहता है। तो यही जो है डी रैम उस समय काम करता है जब हम लोग ऐसी कंडीशन में रहते हैं। तो उस समय जो है हमारे कंप्यूटर का डी रैम काम करता है और जल्दी जल्दी रिफ़्रेश होकर के हमें जो भी वहाँ पर एक्टिविटी हो रही है वो दिखाता है। लेकिन जब हम नॉर्मली कंप्यूटर में काम करते हैं
तो उस समय जो है हमारा SRAM काम करता है और ये जल्दी जल्दी रिफ्रेश नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं रोम मेमोरी के बारे में। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है और यह स्थायी मेमोरी होती है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम एवं सेटिंग जो है होती है और ये 3 प्रकार की होती हैं, PROM, EPROM और EEPROM। इसके बारे में हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको रोम पूरा क्लियर कर देता हूँ कि आखिर रोम क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया कि रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसके नाम से ही पता चलता है कि रीड ओनली मेमोरी, यानी इस मेमोरी को केवल रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है। और ये स्थायी मेमोरी है, यानी कि जब हमारे कंप्यूटर से चलाते वक्त जो भी डाटा इसके अंदर है, अगर बिजली चली भी जाती है उस दौरान इसमें जो भी डाटा रहेगा वो डिलीट नहीं होता है, वो स्थायी रहता है। ना ही आप इसको बदल सकते हो और ना ही ये कंप्यूटर बंद होने के बाद डिलीट होता है। और इसमें जो है कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम एवं सेटिंग होती है। जैसे कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जब हम जो है पावर बटन दबाते हैं, CPU में से बटन दबाते हैं, तो कंप्यूटर को जो आदेश मिलता है वो इस मेमोरी के थ्रू मिलता है। इसमें क्योंकि सारे प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले और सेटिंग जो है इस मेमोरी के अंदर पहले से ही डाल करके हमको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में दी जाती है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई होगी कि रोम क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोम 3 प्रकार के होते हैं। चलिए इन सभी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं PROM के बारे में। तो इसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस चिप में एक बार प्रोग्राम स्टोर किया जा सकता था। यदि प्रोग्राम में कोई त्रुटि यानी कि एरर आ जाता है तो एरर होने पर उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता था। इसके बाद जो है बात करते हैं EPROM के बारे में। तो इसका पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इस चिप में स्टोर प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता था। चिप में सुधार करने के लिए चिप को बोर्ड से बाहर निकालकर पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रे के सामने रखा जाता था। बात करें EEPROM का, तो इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इस चिप में EPROM की समस्या को दूर किया गया है। इस चिप में स्टोर प्रोग्राम एवं डाटा में सुधार करने के लिए विद्युत का प्रयोग किया गया था। आजकल के मदरबोर्ड में इसी रोम का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें से दोस्तों जो आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं वो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है और कितने प्रकार होते हैं, रोम के कितने प्रकार होते हैं वो आपको याद रखना है और इनका फुल फॉर्म याद रखना है। कहीं ना कहीं ये परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है एवं डाटा को एक्सेस करने की जो गति है ना वो प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। इसमें जो है स्टोर किया गया डाटा हमेशा रहता है। सेकेंडरी मेमोरी के कई सारे प्रकार हैं, लेकिन उसमें से मैंने कुछ प्रकार यहाँ पर लिख के रखे हैं जिनको मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD, FDD और इसके बाद जो है पेन ड्राइव, CD, DVD, SSD, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब जो है सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। तो चलिए बारी बारी से हम लोग जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं HDD की, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। यह एक डिस्क स्टोरेज ड्राइव है और यह एक बड़ी स्टोरेज डिवाइस होती है। अक्सर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में TB यानी टेराबाइट के रेंज में देखने को मिलती है। अगर आपने अभी तक HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव को नहीं देखा है तो ये फोटो में आप देख सकते हो, यही HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव है। अब बात कर लेते हैं SSD के बारे में। तो SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के मुकाबले में काफ़ी फास्ट होती हैं और कोई भी काम को कंप्यूटर में जल्दी रन यानी एक्सेस करती हैं। बिजली की भी कम खपत करती हैं। दोस्तों जब भी आप नया लैपटॉप या फिर कंप्यूटर लें तो उसमें SSD जरूर देखें, क्योंकि HDD के मुकाबले SSD काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। इससे आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप बहुत तेज़ से रन करता है। जो भी आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर काम करोगे वो बहुत ही जल्दी एक्सेस होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट होते हैं HDD के मुकाबले। अब बात करते हैं FDD यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये दोस्तों सिस्क हो गया है, इसको डिस्क कर लीजिएगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इस स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल पहले बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि ये पोर्टेबल होते थे।
और ये HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के मुकाबले काफ़ी सस्ते भी होते हैं, लेकिन ये HDD के मुकाबले काफ़ी धीमी यानी स्लो काम करते हैं। अभी आप FDD यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की बात करो तो ये देखिए, ये है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो कि हमारे CPU में कुछ इस तरीके से लगाई जाती है बाहर की साइड से, और ये पोर्टेबल थी, इसी वजह से पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती थी। पोर्टेबल का मतलब है कि आप इसको निकाल करके फिर कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क की। तो मैग्नेटिक डिस्क में बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करने की क्षमता होती है और ये कंप्यूटर में रखे गए सभी प्रकार के डाटा को सीधे एक्सेस कर सकता है। जो मैग्नेटिक डिस्क था वो उसका स्टोरेज था बहुत ज़्यादा था, उसमें बहुत प्रकार के आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को रख सकते थे। और जो मैग्नेटिक डिस्क की ख़ास बात थी कि जो भी इसको कंप्यूटर को डाटा चाहिए था वो डायरेक्ट जो है मैग्नेटिक डिस्क से एक्सेस कर पाता था। दोस्तों अब बात करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD के बारे में। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और इसमें डेटा को स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा 700 MB ही होती है। अभी आप CD को मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों अभी तो डिजिटल ज़माना हो चुका है, सारे के सारे जो है इंटरनेट पे काम हो रहे हैं और सभी के पास जो है मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन पहले जो है CD आते थे, CD राइडर, जिसमें हम लोग जो है CD चलाते थे, जो भी फिल्में वगैरह होती थी कुछ इस तरीके का CD होता था। अभी के टाइम में तो ये बहुत ही कम यूज़ होते हैं और पता नहीं यूज़ भी होते कि नहीं, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता है। अब दोस्तों बात करते हैं DVD के बारे में। तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये फुल फॉर्म काफ़ी बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और इसमें जो है डेटा को स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4.7 GB होती है सिंगल साइड में। यानी सिंगल साइड में अभी आप देख सकते हो ये CD जो है सिंगल साइड की है, यानी इसके पीछे की साइड में जो है इस डाटा को आप स्टोरेज कर सकते हो। लेकिन काफ़ी सारी CD आपने देखा होगा डबल साइड की आती है, यानी आगे पीछे दोनों साइड में कर सकते हो। तो सिंगल साइड में 4.7 GB और अगर दूसरी साइड पे करोगे तो 9.7 GB के लमसम में जो है इसमें डाटा आप स्टोरेज कर सकते हो। यानी लगभग कहें तो 10 GB तक डाटा आप इसमें बस स्टोरेज करके रख सकते हो। डबल साइड हुआ तो, सिंगल साइड में सिर्फ और सिर्फ 4.7 GB ही डाटा स्टोरेज होता था। लेकिन पहले की जो आपने देखे होंगे इस तरीके की DVD में जो है मूवीज़ 4 से 5 आ जाती थी। तो पहले की मूवीज़ कम GB की हुआ भी करती थी और इसमें जो है 4 से 5 मूवीज़ को स्टोर करके हमको ये DVD दी जाती थी। फिर हम अपने घर पर ला करके इसको DVD में लगा करके देखा करते थे और आप लोगों ने भी देखा होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, जो कि है पेन ड्राइव। जो कि दोस्तों इस समय आप पेन ड्राइव काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में देख रहे होंगे। तो पेन ड्राइव को हम लोग USB फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। ये ज़्यादातर डेटा को जो है स्टोर करने और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती हैं। मार्केट में 2 GB